नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए और कई अहम एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे। सीएम ने बताया कि सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आ रही है, साथ ही सरकार अच्छे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी तो वहीं ई व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। सीसीएल के लिए पहले बच्चों की आयु लिमिट 18 साल थी, दिव्यांग के केस में उम्र लिमिट को हटा दिया गया है। सीएम ने बताया कि झज्जर के बैरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनेगा। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है। उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसके एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको जो शर्तें पूरी करेंगे उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन, जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है। एक विषय बेरी जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है,
इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाए, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। बुढ़ापा पेंशन व्यवस्था को सरल किया गया। पीपीपी योजना के तहत बनेगी पेंशन, ये फैसले लिए गए हैं हरियाणा कैबिनेट की बैठक में। स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई। हरियाणा कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। गुरुग्राम में डाटा सेंटर स्थापित होंगे, यह फैसला लिया गया है हरियाणा कैबिनेट की बैठक में। माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनेगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए कानून बनाया जाएगा। ई व्हीकल पॉलिसी के तहत खरीदारों को छूट मिलेगी। हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने वालों को सुविधाएं देगी सरकार। बिजली पर हरियाणा ने नया एग्रीमेंट किया है, यह भी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी। पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे। 2000 में से 600 अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव बलाना के जवान सुंदर गुर्जर की झारखंड के दंतेवाड़ा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक होने से वीरगति को प्राप्त हो गई। ये दुखद समाचार मिलते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ है। ईश्वर पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। झारखंड में जवान हृदय गति रुक जाने की वजह से सुंदर गुर्जर वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ है। वहीं गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाबूपुर गांव के सरपंच पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस आरोपी ने पूछताछ में ऐसा खुलासा किया कि सभी को हैरानी में डाल दिया। आरोपी के मुताबिक सरपंच और उसके भतीजे पर फायरिंग की साजिश जेल के अंदर रची गई और वारदात को अंजाम देने के लिए 6 लोगों को भेजा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया था और अब मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बीस 2022 को बाबूपुर के सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसको गोलियां लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसके बाद हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए हैं और उसमें एक आरोपी परमजीत को हमने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका अहम रोल इसमें रहा है। ये पहले काफ़ी सारे हत्या के प्रयास, लूट, इस तरह की वारदातों में पहले जेल में रह चुका है और इसने ही
उनको ये बात कह के तैयार किया था कि ये कंस्ट्रक्शन और जो पानी का काम है, इसमें इनको हम अजय को और इसके चाचा सरपंच को अगर धमकाएंगे तो इस तरह से ये काम हमारे हिस्से में आ जाएगा। वहीं गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 7वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस लूटकांड में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 लाख रुपए कैश बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात के वक्त इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद किया है। एसीपी क्राइम के मुताबिक जितेंद्र उर्फ जित्तू को पुलिस ने सुभाष चौक से गुरुग्राम में गिरफ्तार किया। 4/4/2022 को यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन थी, उसके कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंक के और हथियार के बल पे एक मोटी रकम की लूट की गई थी। 1 करोड़ के करीब पैसे लूटे गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने गिरफ्तार कर। वहीं सोनीपत में वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामला जिले के मॉडल टाउन के नजदीक जैश पार्क क्षेत्र का है, जहां युवक चैन स्नैचिंग, पर्स और मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था, जिससे परेशान स्थानीय लोगों ने घेराबंदी करके युवक को काबू कर लिया, लेकिन युवक उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। इस गफलत में युवक अपनी स्कूटी मौके पर ही छोड़ गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में ले लिया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान स्कूटी वापस लेने पहुंचे युवक को एक पीड़ित महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, फोटो में तो वही है ये। हाँ, उसी की ये फोटो। क्या वारदात हुई थी आपके साथ, कब हुई थी? 22 तारीख को शाम 7:30 बजे हम सड़क पे जा रहे थे, तो हमारे यहाँ से पर्स छीन के भाग गया स्कूटी पे। पर्स में क्या क्या था? 5000 कैश था और मोबाइल था। तो ये पकड़ा गया। ये इस प्रकार की वारदात पहले भी की इन्होंने? कल भी सुना, कल भी करी है, परसों भी करी है। 8 बजे कल 8 बजे 8 बजे 7:58 पे ऐसे था। कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो कच्चे क्वार्टर से घर को आ रही थी। तो क्या आपके पास क्या क्या छीन के भाग गया था ये? मेरे पास मोबाइल था और पर्स था और प्रसाद लेके 2 लड्डू थे उसमें, मार्के वाले के प्रसाद लाई। पीछे शिकायत मिली, बता रहे थे 22 तारीख को कोई वारदात हुई थी, कोई किसी का पर्स छीन लिया, तो उन्होंने उस शक में इसको पकड़े। से वेरीफाई की जा रही है, जिसका नाम रोहित वर्मा बता रहे हैं। रोहित वर्मा सन्नो प्रेमचंद, सरस्वती बिहार। लड़का स्कूटी के ऊपर आता है और लोगों के हाथ में जो पर्स है, मोबाइल है, चैन है, जो भी उसके हाथ में दिखता है, ये लगातार 3-4 दिन से ये वारदात कर रहा था। और कल की वारदात में जिनके पैसे भी गए हैं, अभी आ रहे हैं, वो भी आपको मिलवा देते हैं। उनके पैसे निकले हैं, मोबाइल है और उनका सामान भी इन्होंने। सोनीपत में युवक लगातार वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन युवक लोगों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। लेकिन इसी बीच लगातार लूट और छिनैती की घटना को अंजाम देने वाला युवक अपनी स्कूटी मौके पर छोड़कर भाग गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान युवक अपनी स्कूटी लेकर पहुंचा और इसी दौरान एक महिला ने युवक को पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं बहादुरगढ़ में सीवरेज टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतकों की पहचान बिहार निवासी अरविंद और रवीश के रूप में हुई है।
डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि अरविंद और रवीश दोनों ही ट्रैक्टर और टैंकर के जरिए लोगों के घरों में बने सेप्टिक टैंक को खाली करने का काम करते थे। आज भी वे कहीं से टैंकर भरकर ले आए थे और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के एक सीवरेज मैनहोल में टैंकर खाली करने के लिए पाइप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाइप अचानक सीवरेज टैंक के अंदर गिर गया, जिसे निकालने के लिए पहले रवीश टैंक में उतरा, लेकिन जहरीली गैस की वजह से उसका दम घुटने लगा। वहीं उसे बचाने के लिए अरविंद भी सीवरेज टैंक के अंदर घुस गया, लेकिन जहरीली गैस ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एमआई के एरिया में जो सीवरेज है उसके अंदर 2 लड़के गिर गए हैं और वहाँ पे सूचना पे गए थे, तो वो दोनों के दोनों लड़कों को वहाँ से निकलवाया गया। निकलवाने के बाद यहाँ लेके आए तो एक लड़का तो पहले ही एक्सपायर हो गया था, दूसरे का ट्रीटमेंट किया था तो वो भी ट्रीटमेंट के दौरान एक्सपायर हो गया है। क्या नाम है सर, कैसे क्या? एक का अरविंद नाम है जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, दूसरे का हेल्पर का नाम रवीश है। वहीं होडल में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला जिले के गांव भुलवाना का है, जहां खेतों में काम करने गए चाचा भतीजे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों की माने तो कुएं में जहरीली गैस की वजह से दोनों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये जो सतपाल और हसन जी ये खेतों में वहाँ काम कर रहे थे तो अचानक उसमें कुएं में इनका गिर गए। वहाँ पे जोगिंदर ये वहीं पे पड़ोस में काम कर रहे थे इन्हीं के साथ में, और इन्होंने जैसे देखा कि आवाज़ सुनाई दी तो इन्होंने शोर शराबा मचाया। आस पड़ोसी के खेत, हम पड़ोसी हैं, हम भी वहाँ पहुँचे और आस पड़ोस के वहाँ लोग आए तो उन्होंने उन्हें उसमें से निकाला कुएं में। ये हरकिशन और सतपाल दोनों चाचा भतीजे खेत पे कार्य कर रहे थे, कृषि कार्य। तो वहाँ जो है हरकिशन कुएं में गिर गया। उसको बचाने के लिए सतपाल ऊपर से कुएं में कूद गया और फिर ये दोनों ऊपर नहीं आए और पानी में डूबने से इनकी जो है मौत हो गई। क्या मानते हैं कि कुएं में कोई गैस बनी हुई थी? हाँ, संभव है कि उसमें गैस थी, जहरीली गैस के कारण। दोनों चाचा भतीजे थे, खास थे जी। हाँ, एक खास भतीजे। वहीं बादली से गुजरने वाली एनसीआर नहर में लोहट के पास नहाते समय 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर बारसा चौकी इंचार्ज अपनी टीम को लेकर पहुंचे और पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शव को ढूंढा और बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जानकारी मिलने पर बारसा चौकी इंचार्ज सतवीर ने बताया कि दोनों शवों की पहचान दिल्ली निवासी राकेश और बदन सिंह के तौर पर हुई है। बता दें कि गाड़ी में जीपीएस लगा होने के कारण लोकेशन पता करते हुए उनके परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को ढूंढा। बादली में एनसीआर नहर में नहाते समय 2 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों पिकअप ड्राइवर थे और ये अपनी गाड़ी खाली करके आए थे या पुरुगनगर से, और ये दोनों शाम के समय 4:30 बजे इसी के नहाने के लिए इसमें नहर में चले गए। जो जिनमें से एक ने तैरना आता था, एक ने तैरना नहीं आता था, जो दोनों इस नहर पानी में डूब गए। एक गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, उस जीपीएस के प्रति उसके घर वाले यहाँ पर नहर पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रेवाड़ी के गांव मीरपुर के कैंसर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की 23वीं वर्षगांठ के मौके पर कैंसर थेरेपी मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है और नौजवानों को अच्छे अवसर देकर उनके भविष्य को अनुशासित करना है, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना है, देश सेवा के जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन के लिए अनुशासित रूप से उन्हें तैयार करना है। ये योजना युवाओं के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखकर लाई गई है। सभी विशिष्टगण मेरे सामने बैठे, ये तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। नौजवानों को अच्छे अवसर देना, उनको उनके भविष्य को अनुशासित करना, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में उनके लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायता देने के लिए योजना आई है और अब योजना पे कार्रवाई भी शुरू है। खबर चरखी दादरी से है, जहां आगामी 8 जुलाई को नई अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और विधायक रैली को संबोधित करेंगे। विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी और बताया कि दादरी में 8 जुलाई को होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। सीएम रैली के दौरान मनोहर लाल दादरी जिले को करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही जिले के लिए कई घोषणाएं करेंगे। इस बीच सुखविंदर सिंह मांडी ने अपील करते हुए कहा कि 8 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा लोग रैली में शामिल हों। सहयोग से 100% सर, जो ऐसे है 8 तारीख को सुबह 10 बजे दादरी की नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी विकास रैली होने जा रही है। उसमें माननीय मनोहर लाल जी मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस रैली के संयोजक हम तीनों विधायक सुखविंदर मांडी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहन बबीता फोगाट और मैं खुद तीनों इस रैली के संयोजक हैं। तारीख को जैसा प्रधान सोमवीर सांगवान जी जो हमारे माननीय विधायक हैं चरखी दादरी से, इन्होंने पूरी बात बताई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश मनोहर लाल जी चरखी दादरी पहुंचेंगे और इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। चरखी दादरी और बारडा ये 2 विधानसभाओं का ये जिला है। बेशक से हमारा जिला छोटा हो, लेकिन अन्य जिलों की तुलना अगर आप करके देखेंगे तो इस रैली को अन्य जिलों के मुकाबले जो रैलियां हुई हैं उनसे बेहतर रैली, उनसे ज़्यादा बड़ी रैली ये साबित होगी। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी। यमुनानगर में मानसून में जल भराव ना हो, इसके लिए उपायुक्त ने नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का दौरा किया और नदी नालों की सफाई के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल मानसून के समय यमुनानगर में हर बार भारी तबाही होती है। एक तरफ जहां यमुना के बाढ़ के कारण यमुना के आसपास के लगते इलाके प्रभावित होते हैं और पानी गांवों में घरों में घुस जाता है, वहीं शहर के कई इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुसकर भारी नुकसान करता है, जिसको लेकर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उस चक्कर में शहर में जैसे आपने बताया कई जगह पे जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो उसी को लेके जो है अगर हमारी बारिश से पहले तैयारी ठीक रहेंगी, इसमें हमारा जो है नालियाँ हैं वो जो है बढ़िया साफ होंगे, डिस्पोजल सही काम कर रहे होंगे, तो पानी जो है सिस्टम की कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से जल्दी निकल जाएगा। और उसके अलावा जो है विभिन्न विभागों ने जो है मूवेबल पम्प्स और इसकी व्यवस्था करी है, ताकि अगर जहाँ पे ऐसा पानी खड़ा होता है तो वहाँ से पंप लगा के उसको पंप कर सकते हैं। यमुनानगर में हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती है, जिसको देखते हुए यमुनानगर के उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ कई इलाकों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, जो गुरुग्राम से आ रही है।
गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक से मांगी रंगदारी, विधायक से मांगी 5 लाख रुपए की रंगदारी। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर नीरज बवाना की ओर से धमकी दी गई। सोहना थाना में शिकायत दर्ज कर ली गई है। बीजेपी विधायक से रंगदारी मांगी गई है। विधायक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से यह धमकी दी गई है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।